हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम उससे आगे थोड़े से टॉपिक जैसे एटॉमिसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी और परसेंटेज कंपोजिशन और पढ़ेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मोलैरिटी। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले एक वर्ड आपने सुना होगा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी का सिंपल मतलब है कि जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स होते हैं। जैसे हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एटॉमिसिटी है 1। H2 मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स हैं, उसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो होगी 2। और जो O2 है उसकी एटॉमिसिटी भी 2 और O3 ओजोन उसमें 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के तो उसकी एटॉमिसिटी होगी 3। तो इसे डिफाइन करते हैं। एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हीलियम। इसकी एटॉमिसिटी क्या, इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। देखो यहाँ पे एक ही एटम है हीलियम का, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल। H2 इसमें देखो H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 2। थर्ड है O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में भी देखो दो एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 2। O3 देखो O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, इसकी एटॉमिसिटी होगी 3। और इसके बाद ले सकते हैं SO2। इसमें देखो एक सल्फर का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है, टोटल एटम्स हो गए 3, तो इसकी एटॉमिसिटी भी 3 हो जाएगी ऐसे। और नेक्स्ट ले लेते हैं CO3। CO3 मॉलिक्यूल से देखो एक कार्बन एटम है और 3 है ऑक्सीजन एटम्स, टोटल कितने हो गए 4 एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जिसको उतारना है वो उतार लो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपल लिख लो। डेंसिटी ऑफ A डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ B, इट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू density of a gas, density of a gas by density of H2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो डेंसिटी ऑफ H2 कितनी होगी। न्यूमेरिकल में आपको डेंसिटी ऑफ अ गैस गिवन मिलेगा और नहीं मिलेगा तो जो डाटा उससे आपको कैलकुलेट करना होगा। और इसका एक और फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में, वो
वो हम आगे बताएंगे, इससे जस्ट बाद में। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? 0.000089 ग्राम पर ml। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर ml। ठीक है, लिखते रहो साथ साथ, हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। देखो वेपर डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय 2। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, देखो वेपर डेंसिटी का अब ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा अच्छा, if density of a gas is, if density of a gas is 3.6 into 10 की पावर 3 ग्राम पर ml, then gas is DH2 दे रखी है हमको गिवन में, गिवन DH2 9 into 10⁻⁻5 ग्राम पर ml। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। इसका ऑप्शंस और लिख लो, ऑप्शंस लिखना भूल गया मैं। CO2, SO2, SO3, लास्ट है O2। देखो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ अ गैस इज, तो सबसे पहले देखो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है मोलिकुलर मास बाय 2। इससे मोलिकुलर मास निकल सकता है वेपर डेंसिटी से, और गिवन डेंसिटी है 3.6 into 10⁻⁻3। और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी ऑफ अ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की डेंसिटी गिवन, तो पुट कर दो वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस कितने 3.6 into 10⁻⁻3 9 into 10⁻⁻5। अब इसको करेंगे कैंसिल, तो ये 2 जीरो ऊपर आएगी, ये हट के 360 हो जाएगा, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 40। अब देखो वेपर डेंसिटी आ गई 40। अब वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या था? मोलिकुलर मास बाय 2 इज इक्वल टू 40, हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 40, और मोलिकुलर मास इक्वल टू 80। अब चेक कर लो किस ऑप्शन में 80 मोलिकुलर मास है, और उसे टिक करो। इसका 44, और इसका 32 प्लस 32 64, और इसका होगा 32 प्लस 16 3 या 48 48। तो भाई SO3 का मास है 80, तो ये हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें दे रखा है इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, if vapor density of a gas with respect to methane
is 4, then is 4, then gas is ऑप्शन दिए गए आपके। फर्स्ट ऑप्शन है CO2, सेकंड ऑप्शन N2 और थर्ड ऑप्शन आपकी CO, फोर्थ ऑप्शन है SO2। मीथेन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4 एंड द गैस इज, देखो वेपर डेंसिटी आपको गिवन है, वेपर डेंसिटी कितना है आपको 4, ठीक है। और गैस कौन सी है, मीथेन। मीथेन का जो वो होता है मॉलिक्यूलर मास जो होता है मीथेन का वो होता है 16। एक मिनट, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है m/2। यह क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, मीथेन होता है CH4, इसकी वैल्यू दे रखी है इस रेशियो की आपको, ठीक है। तो अब ये फाइंड करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाय 2 और CH4 का आ जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ CH4 बाय 2, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो इसकी तो वैल्यू हमें दे रखी है पूरी, ठीक है। उनको और मोलिकुलर मास ऑफ गैस फाइंड करना है हमको, और ये मोलिकुलर मास ऑफ CH4, तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, और हाइड्रोजन के 4 एटम्स, तो 4 ये और 12 ये 16, और मोलिकुलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 16 4 जा 64, ठीक है। अब चेक कर लो किस ऑप्शन में जो मास 64 आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो साथ दिख रहा है सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 2 आइटम्स का 32 प्लस करेंगे 64, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आ गया समझ, अब आगे चलो थोड़ा अगला टॉपिक हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो सीधा फॉर्मूला इसका, परसेंटेज कंपोजिशन is equal to mass of element in compound by mass of compound into 100। ये थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा दोबारा लिखो। परसेंटेज कंपोजिशन, हाँ, मास कंपाउंड और अपॉन में आएगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड into 100,
ऐसे फाइंड करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसका हम एग्जांपल लेंगे और एक दो न्यूमेरिकल वो भी एग्जांपल। फर्स्ट लेते हैं एग्जांपल लेते हैं CaCO3। अब इसमें फाइंड करनी है सबसे पहले परसेंटेज कैल्शियम की कंपोजिशन, फिर करते हैं परसेंटेज कार्बन की कंपोजिशन, फिर करेंगे परसेंटेज ऑक्सीजन की कंपोजिशन। ठीक है, एक एक करके इनको फाइंड करते हैं। परसेंटेज कैल्शियम की कंपोजिशन, अब देखो फार्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब कैल्शियम का मास कितना था 40 और CaCO3 का टोटल मास 100 और इनटू में 100 से हो गया 100 कैंसिल, आ गया 40%। और ऐसे ही कार्बन का मास कितना होता है 12 और टोटल मास कितना है 100 इनटू 100, ये आ गया 12%। परसेंटेज ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन कितनी है तीन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 और 3 एटम्स है तो उनका मास कितना होगा 48 बाई 100 इनटू 100 से 100 कैंसिल और ये आ जाएगा आपका 48%। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन है वो करते हैं अभी इसके। क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग। फाइंड परसेंट ईच एलिमेंट इन फॉलोइंग। ग्लूकोज एक तो दिया हमको ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और दूसरा हमें दे रखा है यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2COONH2। करो भाई, इसमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कार्बन परसेंटेज, फिर हाइड्रोजन परसेंटेज, फिर फाइंड करना है ऑक्सीजन परसेंटेज। और यूरिया में हाइड्रोजन परसेंटेज, नाइट्रोजन परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज और एक ऑक्सीजन परसेंटेज। ठीक है भाई, थोड़ी देर करो इसको। करते हैं अभी। ग्लूकोज में कार्बन एटम कितने 6, एक कार्बन एटम का मास होता है 12 तो 6 कार्बन एटम्स का कितना मास होगा 12 into 6 72 बाई, और ग्लूकोज का टोटल मास होता है 180 into 100। अब देखो 10 से 10 गई और 18 4 72 तो कार्बन परसेंट है ग्लूकोज में 40%। अब हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं 12, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 तो 12 हाइड्रोजन एटम्स का मास होगा 12 बाई 180 into 100। 10 से 10 गई, अब इसे 3 से काटे 3 6 18 3 4 जा, अब काट दे 2 3 जा 6 2 2 जा, अब ये आ गया 20/6 मतलब अब इसको काट के लिखे थे 6.67%। ऑक्सीजन परसेंटेज देखो ग्लूकोज में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 6, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 तो 6 एटम्स का कितना होगा 16 into 6 96 बाई 180 into में 100। 10 से 10 गई, 3 से काटते हैं 3 से नहीं 6 से काट ले 6 3 जा 18 6 1 जा 6 6 जा 3 से कट नहीं रहा तो ये आ जाएगा 160
बाई 3, तो इसको काट के लिखेंगे 3 5 जा 16, 1 बचा, 3 3 जा 1, फिर ऐसे। ठीक है, अब आते हैं यूरिया वाले क्वेश्चन पे। तो यूरिया में सबसे पहले पूछा है हाइड्रोजन परसेंटेज। अब हाइड्रोजन कितने एटम है? स्टार्ट। देखो भाई, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं यूरिया मॉलिक्यूल में? 2 तो ये और 2 ये, 4। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 और 4 हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 4। अब देखो 2 + 14 कितना होगा? 16। 2 + 14 16, 16 + 16 32, और 32 प्लस कार्बन का मास हो जाएगा 12 44, और ऑक्सीजन होता है 16। 44 + 16 टोटल मास हो जाएगा 60। ठीक है, 4/60 × 100, तो ये कट जाएगी 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 40/6, और इसको हम लिख सकते हैं 6.67%। अब अगर नाइट्रोजन परसेंट पूछा गया हमसे, तो देखो चेक करो, यूरिया मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम है? 2। एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? 14, और 2 नाइट्रोजन एटम का मास हो जाएगा 28, और टोटल आपने कैलकुलेट किया है 60 × 100, 10 से 10 कैंसिल। अगर 280/6, इसको काटते हैं, 6 4 जा 24, बच गया 4, और 0 आ गया ऊपर से, 4 0 6 6 जा 36, ये आ गया 46.67%। अब कार्बन परसेंटेज, एक कार्बन है बस, 12/60 × 100, 12 5 जा 60, और इसे काट देंगे हम 20%। अब ऑक्सीजन परसेंटेज, एक ही ऑक्सीजन एटम भी, उसका मास है 16 और टोटल मास 60 × 100, तो भाई ऑक्सीजन परसेंटेज हमारा आ जाएगा 160/6, 6 2 जा 12, बचेगा कितना? 4 0 6 6 जा, फिर आ जाएगा 67%। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 सवाल। आप थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक दो और सवाल, एक और सवाल है इसके ऊपर थोड़ा ठीक ठाक था, बस उसे करने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, if 3.4% sulfur by mass, sulfur by mass is present in insulin, is present in insulin, then find molecular weight of insulin, then find molecular weight of insulin, molecular weight of इंसुलिन। अब देखो देखो 3.4% सल्फर बाय मास, इसका क्या मतलब है? इंसुलिन में प्रेजेंट है, इसका मतलब है 3.4। देखो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर रहे हैं, तो वो AMU ले लो या U ले लो। 3.4 AMU सल्फर present in 100 U of इंसुलिन। अब देखो कोई भी एलिमेंट है, किसी कंपाउंड में कम से कम उसका एक एटम तो होगा ही, ठीक है? तो कम से कम हम एक एटम प्रेजेंट है इंसुलिन में, ये मान के चल रहे हैं। तो देखो 3.4 MU सल्फर प्रेजेंट इन 100 U ऑफ इंसुलिन, 1 U ऑफ सल्फर कितने में प्रेजेंट होगा? 100 बाई
3.4 U ऑफ इंसुलिन। कुछ नहीं है, सीधा उसमें यूनिटरी मेथड लग रहा है इसमें, सीधा बस कुछ नहीं है। अब देखो एक यू इतने में प्रेजेंट है, एक एटम कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए इंसुलिन में, और एक सल्फर एटम का जो मास होता है कितना, 32U 30। अब निकालते हैं 32U सल्फर प्रेजेंट इन 100 by 3.4 into 32U of इंसुलिन। अब इसको करते कैलकुलेट, डेसिमल उठाया, यहाँ 0 आ गया, 2 से काट दो पहले, 17 और ये आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 16,000 by 7। इसको आप घर पे कैलकुलेट कर देना, ठीक है, ये आप काउंट करते हैं। देखो अब आता है मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला, अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। मोलिकुलर फॉर्मूले का मतलब होता है कि जो फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे उसे बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। और एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला में जो होते हैं एक कंपाउंड में एलिमेंट, उनको उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसे रिप्रेजेंट करता है इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक। मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स exact number of atoms in a compound, और दूसरा है empirical formula represents simplest ratio of elements in ठीक है भाई। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको कि भाई इसका मतलब क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला, और यहां पे ले लेते हैं हम कंपाउंड। कंपाउंड में जो फर्स्ट है वो ले लेते हैं हम इथेन। इथेन इसका जो फॉर्मूला होता है C2H6। देखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका है C2H6। अब इस दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, CH3। इंपेरिकल फॉर्मूला है इसका CH3। दूसरा लेके देख लो ग्लूकोज। अगर ये जो फॉर्मूला है मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाएगा तो यहाँ पे अलग से नहीं लिख रहा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। अब इस ये देखो सारे जो टर्म्स है 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड कर दो इसको, CH2। एक देखो इथेन हो गया, एक ले लो ब्यूटेन।
इसका जो फॉर्मूला होता है C4H10। अब इसको यहाँ पे दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा C2H5। तो भाई ये लिए थे 3 एग्जांपल्स, और इससे समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थोड़ा सा वो देख लो एक बार, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक तैयार करना आपका। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला रिलेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और भाई यहाँ पे n क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, mass of molecular formula by mass of empirical formula। ठीक है भाई। और इस n को जब हम empirical formula से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस की बारी है, क्वेश्चंस करते हैं आप। क्वेश्चन है इसका, फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। फाइंड molecular and empirical formula। इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया वेपर डेंसिटी इस कंपाउंड की कितनी है 30, और परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। इस गिवन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन की कंपोजिशन है 40%, हाइड्रोजन की कंपोजिशन है 7%, यहाँ पे लगा देते हैं कोमा, यहाँ पे भी, और देखो ऑक्सीजन की कंपोजिशन है 53%। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो सबसे पहले लिख लो ऐसे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन इनके साथ की दे रखी है। सबसे पहले ये लिखो 47, 53। अब देखो इनका एटॉमिक मास लिख दो, एटॉमिक मास। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 16। अब सिंपल रेशियो कितना होगा 40 को 12, जो ये परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है ना, इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। 12 3 36, बचा 4, फिर से 36, फिर से 36। अब 1 को 7 को 1 से डिवाइड करें तो आएगा 7, और ये भी 16 3 48, और इसका भी फिर से 5 बच जाएगा 0, 14 3 16 3 48, फिर ये। अब देखो होल नंबर रेशियो तो आ नहीं रहा, 3.33, अगर 7 को इससे डिवाइड करेंगे अप्रोक्स आ जाएगा 2। अब देखो इन तीनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि यहाँ पे होल नंबर आ जाए, पॉइंट में ना आए। 3.33 से हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 3.33 से कर दिया डिवाइड तो आ गया 1, यहाँ पे अभी किया था तो आ गया 2, यहाँ पे 3.33 से डिवाइड कर दिया हमने तो आ गया 1। अब देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो ये आ गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया C
H और O की टर्म्स में है। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन भी 1। तो ये आ गया CH2O। हमको करना है N फाइंड। हाँ देखो N कैसे फाइंड करते थे? मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। और देखो वेपर डेंसिटी दे रखी है मॉलिक्यूल की। वेपर डेंसिटी होता है मोलिकुलर मास बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60, ये आ गया 60। और बाय एम्पिरिकल मास देखो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, 14 प्लस 16 कितना हो गया 30। n आ गया हमारे पास 2। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दो इसका। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 into CH2 और इसका फार्मूला आ गया हमारे पास C2H4O2। ठीक है भाई, आया समझ? एक दो क्वेश्चन और देखो। A hydrocarbon contains A hydrocarbon contains 85.7% carbon. Then find carbon. Then find molecular formula। मोलिकुलर फॉर्मूला हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। और गिवन क्या है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 42। तो आप करते हैं इसको सोल्व। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगी। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन। परसेंटेज कंपोजिशन लिख दो इसका। परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन कितना है 85.7%। अब जितना बचा वो मिलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा इसका 14.3%। अब इनका लिखो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है इसका? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। अब इनका देख लो सिंपल रेशियो। रेशियो कितना है? इस परसेंटेज कंपोजिशन को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? करते हैं 12 7 जा 84, 1 7 12 1 जा 12, 5 0 12 4 जा 48। तो ये आ गया इसका। और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन 14.3। इसको हम जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14.3। ठीक है, 14.3। अब देखो पहले मैंने बताया था कि यहां पे अगर पॉइंट में आ जाए तो इनको ऐसे नंबर से डिवाइड करना कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाए। अब दोनों करते हैं 7 से डिवाइड। कैसे देखो 14 है, ये 7 है, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 7 इससे डिवाइड हो 7.14 से, ये आ गया 2, ये आ गया 1। देखो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 CH2। अब n फाइंड करेंगे। मोलिकुलर मास फिर वही वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास बाय 2। 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिकुलर मास 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 84 बाय एम्पिरिकल मास। कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन एटम का हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 14। और 14 कितने से डिवाइड होगा? 14 7 8। चलो इसको दोनों को डिवाइड करते हैं। 7 से करके देख लो। 7 2 जा 7 1 जा 7 2, 14 6 जा 84 होता भाई। 14 6 जा n आ गया 6। और मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा आपका 6 into CH2, ये आएगा C6H12। ठीक है भाई, आया समझ? तो ये थे इसके दो क्वेश्चन।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं या फिर बहुत ही अच्छा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ए कंपाउंड कंटेन्स ए कंपाउंड contains 40% and 60%, 40% and 60% X and Y elements, X and Y elements, respectively, then find its simplest formula. Then find its simplest formula if atomic weight of y and x, y and is 20 and 30 respectively, is 20 and 30 respectively। तो करते हैं भाई, देखो सबसे पहले हमने सीखा था ये कंपाउंड के एलिमेंट्स हैं, इनके लिख लो परसेंटेज कंपोजिशन, x एंड y था रिस्पेक्टिवली, x की 40% और ये आ गया 60%। परसेंट होता है तो बाद में डिवाइड ही करना है एटॉमिक मास से। अब देखो देन फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास ऑफ y एंड x, देखो यहाँ पे पहले लिख रखा था x एंड y से लगातार यहाँ पे लिख रखा y एंड x रिस्पेक्टिवली। तो y का इसमें पहले वाला होगा, y का है 20, ये हो गया 20 और जो x का हुआ 30, x का 30। अब क्या करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड 3 0। अब ये वाला 3 भी यहाँ चला जाएगा, ये जो 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 से, और ये आ गया फॉर्मूला x4 y9। ये पूछा गया था भाई हमसे, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो भाई ये लिख लिया होगा सबने, देखो बीच बीच में वीडियो पॉज करके लिख लिया, ठीक है। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें फर्स्ट है, पहले सारे नाम लिख देते हैं फिर लाइन वाइज करेंगे। इनमें से एक मोलैरिटी आज करवाऊंगा इस लेक्चर में, और बाकी के जो बचेंगे वो कंटिन्यू होंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म सबसे पहले आता है मोलैरिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। फिर आता है फॉर्मेलिटी, ये पढ़ाते नहीं है पर लिख लो ऐसे, इसको डिनोट करते हैं F से। अब इसके बाद आता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। अब आ गया फोर्थ है इसमें मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से, ये ऐसे x कैपिटल X, इसको बोलते हैं काई। फिफ्थ है परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसमें देखो पहला होता है वेट बाई वेट परसेंटेज, दूसरा है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है वॉल्यूम बाई
वॉल्यूम पर सके, ठीक है। और फिर सिक्स्थ जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है ppm, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। सेवंथ है ppm हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। लास्ट वाली जो टर्म है वो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, और इसकी जो यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ठीक है। ठीक है भाई, तो अभी देखो ये तो मैंने सारे नाम लिखवा दिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मोलैरिटी, एक एक करके सारे करवाएंगे, ठीक है। तो जो पहले करवाया हो उसमें भाई बहुत अच्छा है, चलो सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही हाई लेवल के उठा के ला रखे हैं, बढ़िया है। तो फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोलैरिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। देखो मोलैरिटी का मतलब है कि देखो जो सॉल्यूट है वो कितने कितने जो मोल्स है सॉल्यूट के, वो एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम में, 1 लीटर में जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल डिसॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड as number of moles of solute, moles of solute present in या तो लिख दो यूनिट वॉल्यूम या लिख दो 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिया है तो। और दूसरा आएगा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भाई अगर दे रखी हो वॉल्यूम ml में, देखो लीटर में तो ये वाला है, ये वाला है ml में सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम दे रखी हो ml में, तो ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे 1000 आ जाएगा ऊपर, ये हो गया जब वॉल्यूम दे रखी हो ml में। देखो यहां पे हमने पढ़ी मोलैरिटी के दो फॉर्मूले, अगर वॉल्यूम दी है लीटर में तो ये आएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। और अगर दे रखी है ml में तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर लेना, ओके। अब देखो यूनिट है इसकी मोलैरिटी की यूनिट मोलर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ी सी आगे, 2-4 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बाकी फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसके 2-4 और, एक डाइल्यूशन, रूल ऑफ डाइल्यूशन, और दूसरा है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें वाटर भी ऐड कर देते हैं बाद में। देखो देखो फाइंड मास ऑफ NaOH, फाइंड mass of NaOH present in 200 ml, और इसमें मोलैरिटी भी साथ में रखी है 200 ml 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। देखो भाई सबसे पहले गिवन लिख दो, गिवन क्या है? गिवन है भाई
एक तो वॉल्यूम किसमें दी है ml में 200 ml और दूसरी क्या दी है मोलैरिटी हमें दी है 0.5 मोलर और निकालना क्या हमें मास ऑफ NaOH। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। मोलैरिटी कितनी है 0.5 नंबर ऑफ मोल्स n और 200 ml into 1000। देखो ml में वॉल्यूम दी थी तो into 1000 नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.1। अब इससे हम फाइंड कर रहे हैं वेट, ठीक है, जो मास हमसे पूछा गया। नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है गिवन मास बाय मोलर मास फाइंड मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन द मास बाय देखो मास ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के हैं, है ना, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, और ये n कितना है 0.1, ठीक है, और मास ऑफ NaOH ये देखो हमसे पूछा गया है मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH और मोलर मास कितना NaOH का, देखो सोडियम का Na का होता है 23 प्लस 1 24, हाइड्रोजन का 1 होता है 24 प्लस कितना हो गया 16, 24 प्लस 16 हो गया 40। तो जो मास है NaOH का जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो 40 into 0.1 यानी कि 4 ग्राम। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन था। अब समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा ठीक था थोड़ा, ठीक है। अब लेते हैं थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। हम अब इसको रब कर रहा हूं भाई, उतार लेना जिसको उतारना हो। Uh, 120 gram of urea, 120 gram urea is present in 1 liter water, is present in 1 liter water. Then find molarity of the solution. Then find molarity of the solution. Given है हमें इसमें density of the solution. Density of the solution कितनी है 1.15 ग्राम पर ml, 1.15 ग्राम पर ml। और वाटर की भी डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो भाई अब हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी फाइंड करेंगे। देखो गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2 1 लीटर, हाँ भाई 1 लीटर है, 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, फाउंड 1 लीटर वाटर, फाइंड दिस वॉल्यूम, ठीक है भाई। अब देखो वॉल्यूम ऑफ H2 हमें दे रखी है 1 लीटर, डेंसिटी ऑफ H2 हमें दे रखी है 1 ग्राम पर ml। देखो अब यहां से हम देखो वाटर है और यूरिया है, ये हमें वाटर की वॉल्यूम दे रखी है और हमें चाहिए किस चीज की, हमें चाहिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम। देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी, अगर हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ जाता है तो हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और सॉल्यूशन का मास कैसे है, देखो यूरिया का मास दे रखा है 120 और वाटर की दे रखी है वॉल्यूम और डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी वाटर की गिवन है और वॉल्यूम भी वाटर की गिवन है।
तो वहां से मास निकल के आ जाएगा वाटर का, और दोनों को जोड़ देंगे तब हमारे पास आ जाएगी मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई डेंसिटी ऑफ H2 is equal to mass of H2 by volume of H2। ठीक है भाई, अगर डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, और मास ऑफ H2 हमें निकालना है, मास ऑफ H2, और वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखी है यहाँ पे 1 लीटर। अब हमें 1 लीटर की जगह पे, तो डेंसिटी में दे रखे ग्राम पर ml में, तो 1 लीटर की जगह हमें लिखना पड़ेगा 1000 ml। अब आएगा मास ऑफ वाटर, कितना आ गया भाई मास ऑफ वाटर 1000, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1000 ग्राम। अब आ जाओ यहाँ से, देखो भाई मास ऑफ H2, मास ऑफ यूरिया हमें दिया गया 120 ग्राम, और मास ऑफ वाटर हमने किया फाइंड, कितना 1000 ग्राम। अब आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1000 प्लस 120, देखो 1000 प्लस 120 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 1120, 1120 के इक्वल हो जाएगा कितना। और अब हमें दी गई है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है 1.15 ग्राम पर ml। अब देखो यहां से इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, सबको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे हम लिखेंगे, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आया है 1120 ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम इस साइड आ जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1120 बाय 1.15, हाँ इनटू ये पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे, इनटू में 100 कर देंगे, 5 से काट दो पहले तो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, ये 20 पे गया, 4 3 जा 4 3 जा 12, 149, नहीं भाई, तो भाई वॉल्यूम आ गई हमारे पास 1120 into 20, एक देखो भाई वॉल्यूम हमारे पास ये बन गया भाई कितना दे रखा था इतना, हाँ भाई ठीक है, देखो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 1120 बाई 1.15, ये क्या आ जाएगा ml। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर ml में है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें लीटर पे कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अब 1000 से जब डिवाइड किया तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3, तो ये आएगा 1.12 बाई 1.15 लीटर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 112 बाई 115 लीटर। ठीक है, अब स्पेस थोड़ा कम है इसलिए इसे थोड़ा इसे रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है भाई। देखो अब देखो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है 1120 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 112 बाई 150, तो भाई इसकी मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास, मोलैरिटी करनी है फाइंड, हाँ मोलैरिटी, हाँ भाई कर दो मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोल। आप देखो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने लीटर में फाइंड किया तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, सॉल्यूट क्या है यूरिया,
अब यूरिया के मोल्स निकालते वक्त देखो दे रखा है 120 ग्राम इसका मास है और यूरिया का मोल मास होता है 60, ये आएगा 2, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 112 बाई 115 लीटर और मोलैरिटी आ जाएगी, मोलैरिटी आएगी यहाँ पे 2 बाई वॉल्यूम ये दे रहे हैं 112 बाई 115, तो जो 115 है चला जाएगा ऊपर 230 बाई 112 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारी मोलैरिटी आएगी 2.05 मोलर, ठीक है। अब यहां से बढ़ते हैं आगे, लो ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा रब करता हूं पहले भाई, ठीक है, आ गया समझ। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साथ के साथ लिखते भी रहो भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गलतियों के चांस मैक्सिमम रहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। अब देखो एक सॉल्यूशन है, उसे डाइल्यूट कर दिया जाए तो मोलैरिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। आपसे इस पे क्वेश्चन आता है, इसे बोलते हैं लो ऑफ डाइल्यूशन। लो ऑफ डाइल्यूशन पे क्वेश्चन आता है कि भाई इतना जो है, इतनी मोलैरिटी है, पहले इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है इतनी वॉल्यूम में, और जब वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो भाई मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। लो ऑफ डाइल्यूशन, अगर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, देखो एक सॉल्यूशन है, उसमें मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के कुछ, अब उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी तो नंबर ऑफ मोल्स पे, सॉल्यूट के मोल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। समझ में आया? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेंगे पहले भी और बाद में भी, ये इसका प्रिंसिपल है। चाहे वॉल्यूम कितनी भी बढ़ाते रहो लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ठीक। तो ये किस पर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ moles of solute remains constant after dilution। देखते हैं अब इसको। देखो सबसे पहले मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स है m into v। अब देखना, देखो सबसे पहले हम लेते हैं एक सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी है m1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है n, n1 ले लो बेशक से, बाद में कर लेंगे बात, और वॉल्यूम है इसकी v1। और अब कर दिया डाइल्यूशन इसका, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन तो n1 नहीं n ही ले लो इसको, क्योंकि चेंज तो होने वाला है। देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स सेम लेकिन वॉल्यूम हो जाएगी चेंज, वॉल्यूम चेंज हो गई तो अब मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी भी चेंज होगी, मोलैरिटी होगी m2 यहां और वॉल्यूम होगी v2। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स सेम है, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स सेम है, यहां पे देखो नंबर ऑफ मोल्स लिखो इसका फॉर्मूला था mp, ये आएगा m1 v1, और यहां पे देखो नंबर ऑफ मोल्स यहां पे कितना आएगा m2 v2। अब नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह पे कांस्टेंट है, क्योंकि डाइल्यूशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास आ गया m1 v1 = m2, ठीक है भाई। तो ये था इसका छोटा सा डेरिवेशन, ये हमारे भूतकाल का फॉर्मूला है, ठीक है।
अभी एक न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ, आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, बोर्ड में भी आते हैं, क्लास में भी पूछे जाते हैं और नीट और आईआईटी में भी पूछे जाते हैं भाई इसके जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इस पे 120 ग्राम ऑफ यूरिया present in 500 ml solution. If solution is diluted 10 times, diluted 10 times, then find molarity. बात आते हैं भाई, देखो शुरुआत में मोलैरिटी कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 120 बाय 60, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने हैं 500 ml, 500 ml इनटू में करना पड़ेगा 1000। तो भाई देखो 0 से 0, 6 से 2 पे गया, 500 से 2 पे गया, आ गया 4 मोलर। तो भाई लगा देंगे सीधा M1 V1 M2 V2। अब देखो एक बात ध्यान रखना है, आपको बोल रहा हूं हमेशा लीटर में लेना। M1 कितना है 4 इनटू V1 कितना है 500 ml मतलब 0.5 लीटर। M2 निकालना है, पूछा गया है यहाँ पे हमसे, और V2 कितना है 10 टाइम्स इसको डाइल्यूट कर दिया तो 0.5 लीटर से 5 लीटर हो जाएगी हमें, ठीक है। अब आ जाएगा M2 5 से कटेगा 0.1 पे, और ये 4 into 0.1 आया 0.4 मोलर, ठीक है भाई। ये था इस पे क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भाई उसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं अगर क्वेश्चन सामने आ जाए तो, ठीक है। अब आते हैं एक और केस होता है जिसमें मोलैरिटी चेंज होती है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस करते हैं उसको। करते हैं बात आप मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले लिया एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन लिया, इसकी मोलैरिटी है M1, इसमें नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है N1 और वॉल्यूम है इसकी V1। एक और सॉल्यूशन लिया, इसकी मोलैरिटी है M2, इसमें नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है N2 और इसकी वॉल्यूम कितनी है V2। अब इन दोनों को मिला दिया, ये आ गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की हम मान लेते हैं N मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं N, और वॉल्यूम तो इसकी देखो दोनों की हो जाएगी जुड़ के कितनी V1 प्लस V2, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है N1 और यहाँ पे N2, और वहां पे कितने हो जाएंगे फिर N1 प्लस N2। यहां से लेते हैं भाई, देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए यहाँ पे M1 V1, यहाँ पे कितने हो गए M2 V2, जो N2 है ये हो जाएगा ऐसे M2 V2 और ये हो जाएगा N1, और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ चुके हैं N इक्वल टू N1 प्लस N2, और M किसके इक्वल आएगा भाई M इंटू वॉल्यूम, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम है V1 प्लस V2, M इंटू V1 प्लस V2, यहाँ के जो नंबर ऑफ मोल्स है इससे हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा, अभी देखना M इंटू
V1 plus V2 is equal to M1 plus M2 V2। अब यहां से फाइंड करनी है मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। M1 V1 by M2 V2 by V1 plus V2। तो भाई ये आ गया तुम्हारा जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी के लिए, ठीक है। और अगर इसमें वाटर और ऐड कर दिया जाए, इसमें अगर वाटर भी ऐड कर दिया जाए H2, देखो वॉल्यूम पहले तो सॉल्यूशन की यही है, ठीक है। मोलैरिटी हमारी m है, इसमें थोड़ा सा पड़ेगा फर्क क्योंकि वॉल्यूम में फर्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अब देखो मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स जो तो इसी से डिराइव हुआ ये भी, जो हमारे ये वाला n इज इक्वल टू, रुको इसे अलग से करवा देता हूं, ठीक है। अब मैं कराऊंगा, रफ लिखना उससे लिख देना वीडियो को पॉज करके। ये उसी में है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन आगे, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में यही आगे व्हेन water is added। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन था, इसकी मोलैरिटी M1, नंबर ऑफ मोल्स N1 और वॉल्यूम थी V1। यहाँ पे एक सॉल्यूशन था, इसकी मोलैरिटी थी M2, नंबर मोल्स ऑफ N2, ये हो गया V2। अब यहाँ पे ये होगी टोटल M रिजल्टेंट सॉल्यूशन की वॉल्यूम, यहाँ पे ऐड किया गया H2O भी, ठीक है। तो वॉल्यूम देखो, पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम प्लस दूसरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम प्लस वाटर की वॉल्यूम, जो ये वाटर ऐड किया ना उसकी वॉल्यूम, ये आएगी टोटल वॉल्यूम, नंबर मोल्स आ गए N। तो भाई देखो यहाँ N1 कितना है, M1 V1, N2 कितना है M2 V2, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे N1 प्लस N2, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। अब देखो N की वैल्यू फाइंड करो, रिजल्टेंट मोलैरिटी इनटू रिजल्टेंट वॉल्यूम, M इनटू V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2। N1 कितना हो रहा M1 V1 प्लस N2 कितना है M2 V2। अब यहां से मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2 प्लस B H2, H2 लिखते हैं H2O, ठीक है। इसके ऊपर भी भाई एक क्वेश्चन करेंगे अभी, और आज का लेक्चर करते हैं फिनिश फिर, ठीक है। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन 0.5 मोलर 750 ml वॉल्यूम है सॉल्यूशन 750 ml HCl solution, HCl solution is added to 2 molar 250 ml 250 ml HCl solution
then find molarity of resultant solution. Here इसको करते हैं आप फाइंड। देखो 0.5 है मोलर, तो फर्स्ट की मोलैरिटी दे रखी है 0.5 और V1 कितनी दे रखी है हमको 750 ml रियल मोलर यहाँ पे और हमको M2 दे रखी है 2 मोलर और V2 कितनी है V2 हमारे पास 250 ml। अब हमने पढ़ा था फॉर्मूला बाय रिजल्टेंट जो मोलैरिटी है वो होगी M1V1 plus M2V2 by V1 plus V2। तो ये कितना आ जाएगा देखो M1 0.5 इंटू में 750 एक जीरो से डेसिमल गया 5 5 is 25 2 पर 5 से 35 और 2 337 और आ गया ये 375। अब आ गया M2 V2 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500 और V1 प्लस V2 कितना आएगा V1 है 750 V2 है 250 तो ये आ जाएगा 1000। जब इनको करेंगे प्लस तो ये आएगा 875 by 1000 और इसकी जो मोलैरिटी आएगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की वो आएगी 0.875 मोलर। तो ये था भाई मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन और आज का लेक्चर एक समाप्त होता है। थैंक यू। ओके।